So we have done this far as well. अब एक कंडीशन और भी थी हमारी इस प्रोपोजिशन के अंदर कि हमने ये कहा था कि देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, यूनिक कि इस किस्म का सिर्फ एक ही मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो सकता है, तो वी हैव टू एस्टेब्लिश यूनिकनेस एज वेल। उसके लिए करना हमें ये होगा कि अगर इस किस्म का कोई और भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है तो वो फिर इस साई के बराबर ही होगा। सो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश यूनिकनेस, in order to establish uniqueness of psi, हम सपोज कर लेते हैं कि n से लेकर m1 क्रॉस m2 तक कोई और भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। सो इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश यूनिकनेस ऑफ psi, लेट n से लेकर m1 क्रॉस m2 तक एक और भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है जिसे हम फाई कह लेते हैं, बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हम लेफ्ट मॉड्यूल्स ले रहे हैं, हम राइट भी ले सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वर्क विद लेफ्ट मॉड्यूल्स एवरीथिंग गोज वेल विद राइट मॉड्यूल्स एज वेल। सो लेट फाई बी अ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म सच दैट, यानी कि एक ऐसा मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो साई सेटिस्फाई करता है। और साई का कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि साई की P1 के साथ कंपोजिशन F1 आती है और साई की P2 के साथ कंपोजिशन जो है वो F2 आती है। तो फ़र्ज़ कीजिए फाई भी एक ऐसा मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है जिसकी P1 के साथ कंपोजिशन F1 आती है और इसकी P2 के साथ कंपोजिशन जो है वो F2 आती है, F1 एंड F2। अब हम इस्टेब्लिश करेंगे कि साई जो है वो एग्जैक्टली फाई ही के बराबर है। इस सूरत को अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर होता है कि डायग्राम ड्रा कर ली जाए, तो मैं वो डायग्राम बना देता हूँ। सो आपको याद होगा डायग्राम वही जो हमने पहले ड्रा की थी कि M1 क्रॉस M2 जो है ये हमारे पास M1 और M2 का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिस पर हमने मॉड्यूल स्ट्रक्चर डिफाइन किया था, एंड दिस इज़ अ मॉड्यूल अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ से M1 तक और यहाँ से M2 तक प्रोजेक्शंस हैं जो कि एक्चुअली मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं और एपीमॉर्फिज्म्स हैं जिन्हें हम P1 और P2 कहते हैं, और ये चीज़ें हमने इस्टेब्लिश कर दी हैं। N जो है वो हमने एक और लेफ्ट आर्म मॉड्यूल लिया हुआ है और हमने ये बात कही हुई है कि N से लेकर M1 तक और N से लेकर M2 तक ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं। ये F1 है और ये F2 है, और हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि N से लेकर M1 क्रॉस M2 तक हमें एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म साई मिले, और हमने बात प्रूव की है। साई हमने फंक्शन डिफाइन की है, इसे हमने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया है, और फिर हमने ये भी प्रूव किया है कि इसकी P1 के साथ और इसकी P2 के साथ कंपोजिशन P1 के साथ F1 होगी, P2 के साथ F2 होगी। ये हमने इस्टेब्लिश कर दिया है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म N से लेकर M1 क्रॉस M2 तक मिल जाए फाई, जो कि इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो फिर ये फाई जो है इस साई के बराबर ही होना चाहिए, यानी ये चीज़ जो है ये साई की यूनिकनेस को इस्टेब्लिश करेगी।
तो अब ये डायग्राम इस पेज पर आ गई है, सामने रहती तो अच्छा होता हमारे लिए, लेकिन हम इसको बार बार देखते रहेंगे। सो दिस इज़ द डायग्राम। अब हम देखते हैं कि P1 सर्कल फाई को हमने F1 प्रूव करना है और P2 सर्कल फाई को हमने F2 के बराबर हमने प्रूव करना है। सो दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हम ले लेते हैं कि एक एलिमेंट हम ले लेते हैं V जो कि N को बिलोंग करता है। लेट V बिलोंग टू N, देन so we have to see the effect of P1 circle phi on V. P1 circle phi on V. Then देख लीजिए P1 सर्कल फाई का हम V पर इफेक्ट देखेंगे, हम प्रूव करेंगे वो साई ही का इफेक्ट है। तो देन P1 सर्कल फाई का V पर इफेक्ट आप जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के पहले हम फाई का हम V पर इफेक्ट ले लेंगे और इस इफेक्ट पर हम P1 अप्लाई करेंगे, P1 एंड दिस इज इक्वल टू। लेकिन एक बात आप नोट कीजिए कि ये आपको दिया गया है कि P1 सर्कल फाई जो है ये F1 के बराबर है और P2 सर्कल फाई जो है ये F2 के बराबर, ये बात आपको दी गई है। यूनिकनेस हमने साई की इस्टेब्लिश करनी है। तो P1 सर्कल फाई V इज इक्वल टू P1 फाई V एंड दिस इज इक्वल टू F1V एंड दिस इज इक्वल टू F1V। मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज ये हमें दिया गया है कि P1 सर्कल फाई जो है ये F1 के बराबर है। सो फॉर दैट रीज़न P1 सर्कल फाई का V पर जो इफ़ेक्ट है वो F1V ही आएगा। एंड अब हम P2 सर्कल फाई का V पर इफ़ेक्ट देखते हैं। तो ये आ जाएगा फाई का V पर इफ़ेक्ट और इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर P2 का इफ़ेक्ट। लेकिन हम जानते हैं कि P2 सर्कल फाई जो है वो F2 के बराबर है, तो ये इफ़ेक्ट जो है ये F2V के बराबर आएगा। तो ये भी हम रीज़न यहाँ लिख देते हैं बिकॉज P2 सर्कल फाई इज इक्वल टू F2। So P1 circle phi V is equal to F1V, P2 circle phi V is equal to F2V। मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, ये बात ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगी फिर। दैट इज P1 circle phi is equal to F1V and P2 circle phi V is equal to F2V। अब ज़रा ये नोट कीजिए कि जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि जब हम P1 को फाई ऑफ V पर इफ़ेक्ट करेंगे तो जवाब जो है वो F1V आएगा। और जब हम P2 को फाई ऑफ V पर इफ़ेक्ट करेंगे तो जवाब F2V आएगा। ये बात मैंने ज़रा दोबारा लिख दी है कि इससे ज़रा बात क्लियर हो जाएगी। इस हिस्से को छोड़ के हम बस ये पढ़ रहे हैं
कि P1 का इफ़ेक्ट 5V पर F1V होगा और P2 का इफ़ेक्ट 5V पर F2V होगा। लेकिन आप देखिए कि दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, अब ज़रा गौर कीजिए कि P1 जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्शन है जो किसी भी एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर ही होगा जो भी चीज़ होगी, तो जो भी ये M1 क्रॉस M2 का एलिमेंट 5V, याद रखिए M1 क्रॉस M2 का एलिमेंट होगा, V इसका एलिमेंट है, 5V इसका एलिमेंट होगा। तो 5V जो कि M1 क्रॉस M2 का एलिमेंट है, उस पर जब P1 इफ़ेक्ट करेगा तो इस एलिमेंट का, इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये वो रिजल्ट देगा। सो दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ 5V एंड दिस इज सेकेंड कंपोनेंट ऑफ 5V। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ कि 5V जो है इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो F1V हो और 5V का जो सेकंड कंपोनेंट है वो F2V हो। और F1V का F2V के साथ जो ऑर्डर पेयर है, ये डेफिनेशन है साई ऑफ V की। साई ऑफ V की डेफिनेशन ये चीज़ है। तो देयरफॉर 5 फंक्शन का इफेक्ट एग्जैक्टली वही होगा जो कि साई फंक्शन का इफेक्ट है। तो देयरफॉर साई इज यूनिक, साई इज यूनिक। तो इसके साथ ये थ्योरम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ये बात मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आपने ये बात नोट करनी है कि फाई जब V पर, फाई जब N के किसी एलिमेंट V पर इफ़ेक्ट करेगा तो रिज़ल्ट जो है वो M1 क्रॉस M2 का एलिमेंट होगा जो कि एक ऑर्डर पेयर होगा। सो यू हैव टू थिंक इन योर माइंड दैट फाई V इज़ एन ऑर्डर पेयर। अब फर्स्ट प्रोजेक्शन क्या करती है, उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट को देती है। सेकंड प्रोजेक्शन उस ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट को देती है। तो इसके माने फिर ये हुए कि 5V जो है इसका फर्स्ट कंपोनेंट F1V होगा और 5V का जो सेकंड कंपोनेंट है वो F2V होगा। तो अगर आप 5V को इस शक्ल में लिखेंगे तो ये साई V ही की वैल्यू है। तो देयरफॉर 5V becomes equal to psi V, therefore phi is equal to psi, and therefore psi is unique. So this proposition is established. अभी ये मैथमेटिक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसे नोट के तौर पर दोबारा आपको मैं लिख देता हूँ। जो हमने काम किया है वो ये है कि what we have done is that proved is that if R is a ring with identity, and M1, M2 are left R modules, then ये बात हम जानते हैं कि M1 क्रॉस M2 becomes left R module under component wise operations. Component wise operations
और इसकी खूबी ये है कि विच कम्स equipped with module homomorphisms और वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको बताए हैं। एक तो है वो M1 क्रॉस M2 से लेकर M1 तक, जिसे हम P1 कहते हैं, और दूसरा जो है वो M1 क्रॉस M2 से लेकर M2 तक। So which comes equipped with module homomorphisms P1 and P2, and these two module homomorphisms are epimorphisms, which are epimorphisms, और इनके लिए स्पेशल नाम भी है, कॉल्ड प्रोजेक्शंस। फर्स्ट प्रोजेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन, कॉल्ड प्रोजेक्शंस। तो ये तो कंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा है। अब इसके बाद दूसरा हिस्सा जो हमने इस प्रोपोजिशन में प्रूव किया है कि सच दैट with module homomorphism this and this, no, condition is such that if n is a left or module equipped with module homomorphisms, या मैं ये बात आपको मैं थोड़ी सी बता दूंगा, मुझे अगले पेज पे जाना पड़ रहा है। एक तो M1 क्रॉस M2 मॉड्यूल लेफ्ट आर मॉड्यूल है, जिसके साथ ये दो प्रोजेक्शन जो है ना ये मुतल्लिक हैं फ्राम M1 क्रॉस M2 टू M1, फ्राम M1 क्रॉस M2 टू M2। अब कह हम ये रहे हैं कि अगर इसी किस्म की सूरत जो है ना किसी और लेफ्ट आर मॉड्यूल N के साथ भी हो, यानी कि N से भी आपको M1 तक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिले और N से भी आपको M2 तक मॉड्यूल, यानी इसी किस्म की सूरत अगर N के साथ भी हो तो equipped with module homomorphisms, let me write these two module homomorphisms F1 and F2, N से लेकर M1 तक, इसे हम F1 कह रहे थे, और N से लेकर M2 तक जिसे हम F2 कह रहे थे। सच दैट, अब इसके बाद की बात लिखने से पहले बेहतर है कि मैं आपको डायग्राम बना दूँ, उससे ज़रा बात आसानी से आपको नज़र आएगी। ये हम कह रहे हैं कि M1 क्रॉस M2 दिस इज़ द मॉड्यूल, ये हमारी प्रोजेक्शन है M2 प्रोजेक्शन जिसे हम P2 कह रहे हैं, ये प्रोजेक्शन है हमारे M1 पर जिसे हम P1 कह रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर N कोई और लेफ्ट आर मॉड्यूल हो कि उससे हमें M2 तक और उसी से हमें M1 तक F1 और F2 मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिले, अगर ऐसा हो जाए किसी और मॉड्यूल से भी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें N से लेकर M1 क्रॉस M2 तक एक यूनिक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म साई मिलना चाहिए, इस तरह से कि साई की P1 के साथ कंपोजिशन F1 हो और साई की P2 के साथ कंपोजिशन जो है वो M2 हो।
such that if n is a left R module equipped with module homomorphisms f1 and f2, ये डायग्राम दरम्यान में समझने के लिए बना दी है, देन ये असल में इसके बाद कंटिन्यूटी है, देन देयर एग्जिस्ट a unique, it is very important to note that there exists a unique module homomorphism और ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है ये होगा n से लेकर m1 क्रॉस m2 तक, इसे हम साई क्या लेते हैं, साई सच दैट, और इसकी कंडीशन जो है ना वो ये है कि अगर आप साई को P1 से कंपोज करें, P1 कंपोज विद साई, तो जो आप F1 आएगा, और अगर आप P2 को साई से कंपोज करें तो जो आप जो है वो F2 आएगा। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन जो हमने डिस्कस की है कि दो अगर हमें लेफ़्ट आर मॉड्यूल्स दे दिए जाएं तो M1 क्रॉस M2 भी लेफ़्ट आर मॉड्यूल है दैट हैज़ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो हमने प्रोपोजिशन में प्रूव की है और मैंने एज ए नोट दोबारा आपको लिख दी है। सो लेट्स राइट another note. This M1 cross M2 is called direct product of modules M1 and M2. This is called direct product of modules. डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ना, ये सारा हिस्सा, ये सारी चीज़ें इसका हिस्सा हैं। कि डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ये प्रोजेक्शंस की हेल्प से डिफाइन किया जाता है। दीज टू प्रोजेक्शंस एंड दिस यूनिकनेस प्रॉपर्टी मेक्स M1 क्रॉस M2 डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ these two left R modules M1 and M2. So let's generalize a bit. नंबर 4 तक हम पहुँचे हुए थे शायद। Let make number 4 now. So this is number 4. हम 3 पॉइंट्स अब तक शायद डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 4, let's generalize it. Generalization. अब तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें दो लेफ्ट आर मॉड्यूल्स थे M1 और M2, जिनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, मॉड्यूल स्ट्रक्चर दिया, फिर हमने इस्टेब्लिश किया कि ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, और देन वी सेड दैट M1 क्रॉस M2 इज़ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल्स M1 एंड M2। अब ये भी मुमकिन है कि आपको एक फैमिली ऑफ मॉड्यूल्स दे दी जाए। So let's write it. Let R be a ring with identity. Be a ring with identity. And Mi such that I belong to I. Be
a family of left R modules. Left R modules, then अब ये जो फैमिली ऑफ मॉड्यूल्स है, मैं कई दफ़ा क्लास में मैं आपको बताया करता हूँ कि सेट आई ज़रूरी नहीं कि फाइनाइट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सेट आई जो है ये काउंटेबल हो. सो एम आई इज़ जस्ट एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ लेफ़्ट आर मॉड्यूल्स. मुमकिन है इनकी तादाद फाइनाइट ना हो, मुमकिन है ये काउंटेबल ना हो, तो ज़रा एहतियात से आपको सोचना पड़ता है. तो ये जो फैमिली है इसका भी हम डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं. उसके लिए सिंबल, अगर 2 मॉड्यूल्स हैं तो हम M1 क्रॉस M2 लिखते हैं, 3 हैं तो M1 क्रॉस M2 क्रॉस M3 लिख लेते हैं. काउंटेबल हो तो हम M1 क्रॉस M2 क्रॉस M3 क्रॉस M4 एंड सो ऑन लिख लेते हैं. लेकिन जब सूरत बहुत ही जनरल हो, फाइनाइट भी और काउंटेबल भी और हर किस्म की सूरत उसमें कवर करना हो, तो जो हमारा सिंबल है वो ये है. देन वी हैव, मैं अगले पेज पर लिख देता हूँ. तो ये ज़रा ज़हन में रहे कि वी हैव अ फैमिली ऑफ लेफ्ट आर्म मॉड्यूल्स एम आई, और आई जो है दैट इज इंडेक्सिंग सेट. दिस इज द सिंबल वी यूज़. प्रोडक्ट ओवर आई बिलोंगिंग टू आई. आई फाइनाइट हो सकता है, आई काउंटेबल हो सकता है, और मुमकिन है ना ही ये फाइनाइट हो ना ही काउंटेबल हो, और वी हैव सो मैनी मॉड्यूल्स. तो देन वी हैव इन तमाम का प्रोडक्ट ऑफ फैमिली ऑफ मॉड्यूल्स. अब यहाँ एक चीज़ ख़ासी तो जो तलब सी रह जाती है, और वो ये है कि अगर अब 2 मॉड्यूल्स होते M1 क्रॉस M2 तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लिखते ऑर्डर पेज X1 कामा X2 ब्रैकेट, और इस किस्म के तमाम ऑर्डर पेज 3 होते तो X1 X2 X3 इस किस्म के तमाम ऑर्डर ट्रिपल्स एंड सो ऑन काउंटेबल होते, फिर भी बात मैनेजेबल होती है. लेकिन खैर मैनेजेबल तो अब भी होगी, लेकिन जब इंडेक्सिंग सेट आए जो है ये फाइनाइट भी नहीं है, फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, और मुमकिन है कि ये फाइनाइट ना हो, काउंटेबल भी ना हो सकता है, लेकिन मुमकिन है ना हो. तो हर किस्म की सूरत को कवर करने के लिए हमें जो सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं वो ज़रा आपको एहतियात से ज़रा सोचना होगा कि दिस इज़ इक्वल टू. अभी मैं जो सिंबल यूज़ करने लगा हूँ, ये PM कोहन एक मैथमेटिशियन है, उसकी बुक अलजबरा है, वो ये सिंबल यूज़ करता है. मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ सिंबल यूज़ करती हैं, और ये मुझे ज़रा ज़्यादा आसान लगता है. तो लेट मी राइट इट. इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट यू विल फील द spirit of easiness which PM Cohen has found. So product of these Cartesian product of, if we can say Cartesian product, we have to be very careful in saying that. आपको याद होगा मैंने आपको एक्सियम ऑफ चॉइस से मतलब किसी ज़माने में कुछ बताया था, एक्सरसाइज भी दी थी, तो इस किस्म की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, थोड़ी ज़रा एहतियात करना पड़ती है बहरहाल. सो प्रोडक्ट ऑफ दीज लेफ्ट आर मॉड्यूल्स, ये ऑर्डर पेज ऑर्डर ट्रिपल्स कोई चीज़ जो है ना यहाँ पर हमारे लिए आसानी पैदा नहीं करेगी. तो दिस व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. मैं बस XI लिखकर इसके गिर्द मैंने ब्रैकेट डाल दी है. इसके माने ये नहीं कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, ये उसी किस्म का वो ऑर्डर पेयर ऑर्डर ट्रिपल टाइप की चीज़ है, लेकिन सिर्फ इसमें ऑर्डर का लफ्ज़ भी शायद हमें इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना पड़ता है. मैं इसके अंदर भी टपल्स होंगे, आप हम एन टपल्स नहीं कह सकते, टपल्स होंगे, एक एलिमेंट कामा अगला एलिमेंट कामा, ये इस टाइप की चीज़ ये होगी.
तो दिस इज द सिंबल आई एम यूजिंग फॉर दिस, सच दैट हर एक्स आई जो है वो एम आई को बिलोंग करेगा, और आई को भी क्वालिफाई कर देते हैं, आई बिलोंग्स टू आई। तो आप गौर करें तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, और जो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है यू कैन अप्रिशिएट दैट एज वेल। तो दिस इज़ द वे वी राइट इट। So let R be a ring with identity and Mi be a family of left R modules. Then we have this particular, if you like, we call it a Cartesian product or just product. We have to be very careful saying anything like that. Anyway, we have this particular thing, and इस पर भी हम पॉइंट कंपोनेंट वाइज एडिशन डिफाइन कर सकते हैं, कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। एवरीथिंग गोज वेरी वेल। देन वी हैव दिस विच इज आल्सो लेफ्ट आर मॉड्यूल, और ये चीज़ें लिखी जा सकती हैं, आसानी से लिखी जा सकती हैं, लेकिन चूँकि हम इससे पहले लिख चुके हैं, अगर आप ट्राई करें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। विच इज़ आल्सो लेफ्ट आर मॉड्यूल under component wise addition and component wise scalar multiplication. And this particular module is equipped with module homomorphisms अब जी इस बात को भी ज़रा आपको गौर से देखना होगा कि ये M1 क्रॉस M2 जो है मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल से M1 की तरफ और M2 की तरफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जाते थे, M1 की तरफ M2 की तरफ। ये ज़रा जनरल केस है तो हमें यूँ लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ दीज मॉड्यूल्स Mi, और इस प्रोडक्ट से हर मॉड्यूल Mi की तरफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जाएगा Pi। इन्हें हम कहते हैं प्रोजेक्शंस, कॉल्ड प्रोजेक्शंस। मैं नोट कर देता हूँ कि विच आर एपिमॉर्फिज्म्स, which are epimorphisms. अब इस पर एक कंडीशन हम ज़रा देखते हैं कि सच दैट if n is a left R module, if n is a left R module equipped with module homomorphisms, जैसे
इससे एम आई तक, उसी तरह से एन से लेकर एम आई तक, हर एम आई तक एन से लेकर अगर हमारे पास ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो, एफ आई हम इसे क्या लेते हैं, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, यूनिक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मैं ओमिट करता हूँ, बट इट इज़ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन टू दिस प्रोडक्ट I belonging to I M I such that, पहले मैं कंपोजिशन की शक्ल में लिख देता हूँ, सच दैट कि अगर आप पी आई को साई के साथ कंपोज करें तो सच दैट, let me see that what I have done, such that if n is a left module equipped with module homomorphism n from this, then there exists a unique मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। इसका नाम हमने नहीं रखा, इसको हम साई कह लेते हैं, पहले भी हमने इसे साई ही कहा था, साई फ्रॉम एन टू दिस सच दैट के पी आई की साई के साथ जो कंपोजिशन जो है वो एफ आई के बराबर हो इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। इस किस्म के डायग्राम्स को हम कम्यूटेटिव डायग्राम्स कहते हैं, कम्यूटेटिव डायग्राम। तो ये बात यूँ लिखी जाएगी, मैं कोशिश करता हूँ इसको यहीं लिख दूँ। तो अब देखिए इस तरीके से है कि हमारे पास इन मॉड्यूल्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ओवर आई बिलोंगिंग टू आई एम आई, ये तो मॉड्यूल्स का प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट से अपने हर कंपोनेंट पर प्रोजेक्शन आती है जिसे हम पी आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि हम ये रहे हैं कि अगर हमें कोई और लेफ्ट और मॉड्यूल एन दे दिया जाए इस तरह से कि इस मॉड्यूल एन से भी हर एम आई तक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एफ आई मिले, तो फिर एन से लेकर इस प्रोडक्ट तक आपको एक यूनिक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म साई मिलना चाहिए, सच दैट composition of pi with psi is equal to fi। ये चीज़, इसे अगर आप M1 M2 वाले केस के साथ कंपेयर करें तो आप महसूस करेंगे ये वही चीज़ है जिसे हमने लिखा है, लेकिन बहरहाल इसमें जो कि मॉड्यूल्स की फैमिली का जिक्र हो रहा है तो चीज़ें थोड़ी सी शायद देखने में मुश्किल नज़र आए, मुश्किल है नहीं, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, लेकिन कंस्ट्रक्शन वही है जो हमने M1 और M2 के केस में की थी। So this particular left arm module is direct product of the family of left arm modules. So let me comment that. So we say that this particular module Mi, which has all these properties we have discussed, projections and that uniqueness sort of thing, is direct product of family Mi such that I belong to I of left R modules
where R is a ring with identity. सो ये हमने असल में उस रिज़ल्ट को थोड़ा जनरलाइज किया है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था इन द केस ऑफ ओनली 2 मॉड्यूल्स. सो वी वर एट नंबर 4. नो, इसे हम नंबर 5 कह लेते हैं. टॉपिक तो वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आना शुरू हो जाएंगी इस केस में. अब देखो, हमारे पास उसी तरह से रिंग है विद आइडेंटिटी. 2 लेफ़्ट आर मॉड्यूल्स हैं M1 और M2. उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है. उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हमारे पास मॉड्यूल स्ट्रक्चर है कंपोनेंट वाइज. थोड़ा फ़र्क जो पड़ेगा ना वो मैं अभी आपको समझाता हूँ. जो टॉपिक है मैं यहाँ लिख देता हूँ. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ मॉड्यूल्स. सम पहले हमने प्रोडक्ट किया है. वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्ट सम. डायरेक्ट सम. आप नोट करेंगे हम वही कुछ करेंगे जो हमने इससे पहले किया है. मैं रिपीट करने लगा हूँ, लेकिन ये रिपीट करना भी ज़रूरी है. तो लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी. let R be a ring with identity and M1 and M2 be left OR modules. Then we know that, ये बात हम बड़ी डिटेल से कर चुके हैं कि then we know that M1 cross M2 is also left OR module under component wise operations. Addition भी component wise, scalar multiplication भी component wise under component wise operations. तो ये पहली बात मैंने वही लिखी है जो हम काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कोई 2 लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल्स दे दिए जाएं तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम लेफ़्ट आर्म मॉड्यूल बना सकते हैं बाय डिफाइनिंग एडिशन कंपोनेंट वाइज एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंपोनेंट वाइज. अब देखिए, जो नई बात हम इसमें डिस्कस करेंगे वो कुछ यूँ है कि M1 क्रॉस M2 से M1 और M2 पर हमने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, जिनको हमने प्रोजेक्शंस कहा था, जो एपिमॉर्फिज्म थे, हमने उनको नोट किया था. उससे मुतल्लिक़ हमने प्रोपोजिशन भी प्रूव की है, चीज़ों को जनरलाइज भी किया है. ये जो M1 क्रॉस M2 मॉड्यूल है, इस पर हमें 2 और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म मिलते हैं. अभी इससे पहले ये था, मैं आपको बता देता हूँ. पहले जो सूरत हाल थी वो ये थी कि M1 क्रॉस M2 से लेकर M1 पर प्रोजेक्शन थी P1. आप भी ज़रा करेक्ट कर लीजिए, इट इज़ P1. और M1 क्रॉस M2 से लेकर M2 पर प्रोजेक्शन थी P2. P1 और P2 जो प्रोजेक्शंस हैं या मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं, इनकी डोमेन जो है वो M1 क्रॉस M2 थी और को डोमेन जो है वो M1 और M2 थी. अब जो हम करने लगे हैं उसमें डोमेन जो है वो M1 और M2 होंगी और को डोमेन जो है वो M1 क्रॉस M2 होगी. ज़रा नोट कीजिए, प्रोडक्ट जब हमने डिस्कस किया है तो M1 क्रॉस M2 इट वाज डोमेन फॉर प्रोजेक्शंस,
और M1 और M2 जो है ना ये कोडोमेन्स थी। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं मॉर्फिज़म्स, उसमें M1 क्रॉस M2 जो है ये कोडोमेन होगी और M1 और M2 जो है ये डोमेन्स होंगी उन मॉर्फिज़म्स की जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं। सो वी हैव मॉड्यूल होमोमॉर्फिज़म्स। हम ये प्रूव नहीं करेंगे ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज़म्स हैं, ये जो चीज़ें बार बार प्रूव करना अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं। कुछ चीज़ें मैंने प्रूव की हैं लेकिन you can do these things very easily. So we have module homomorphisms और बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि ये module homomorphisms है। तो we have module homomorphisms। अब देखिए एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है ना वो तो हमारा, मैंने आपको बताया है कि इस केस में हमारी जो डोमेन है वो M1 होगी और को डोमेन जो है वो M1 क्रॉस M2 होगी। तो एक तो ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है जिसे हम μ1 कह लेते हैं, और दूसरा मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है वो M2 से लेकर M1 क्रॉस M2 तक है। एंड दिस इज सेकंड मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको ये कैसे है। ये गिवन बाय, ये बड़ा आसान सा है और इसे बड़ी अच्छी तरह आप समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए x1 दे दिया जाए, तो ये μ1 जो है ना ये जब x1 पर इफ़ेक्ट करेगा तो M1 क्रॉस M2 का जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो मिलेगा x1 फर्स्ट एलिमेंट, चूँकि M1 का एलिमेंट है। M2 का एलिमेंट आप इसके साथ ज़ीरो ले लीजिए, और ये ट्रिक मैथमेटिक्स में हम अक्सर करते हैं। ये जो μ2 है दिस इज़ गिवन बाय, अभी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि μ2 ने इफ़ेक्ट करना है M2 के एलिमेंट पर। M2 के एलिमेंट को आप x2 कह लीजिए, तो इसके साथ ये M1 क्रॉस M2 का एलिमेंट जो है ना वो ये असाइन करेगा। x2 एलिमेंट तो M2 का है, ये तो सेकंड पोजीशन पर लिख दीजिए, और M1 का जो एलिमेंट आप लिखना है आप यू कैन ईजिली गेस दैट ये हम ज़ीरो ले लेंगे। सो वी हैव मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम M1 से लेकर M2 तक हमारे ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। इनको हम इंजेक्शंस कहते हैं, वो प्रोजेक्शंस थी, इन्हें हम इंजेक्शंस कहते हैं, कॉल्ड इंजेक्शंस। आप थोड़ा सा पढ़िए आप इंजेक्शंस के बारे में, यू कैन लर्न ऑन योर ओन। अभी हम डिस्कस करेंगे तो फिर टाइम कम रह जाता है। सो फाइंड मटेरियल अबाउट इंजेक्शंस, you will easily find a lot about that. So anyway, so we have these two maps which are called injections. अब इनकी भी ये ख़ास प्रॉपर्टी है कि सच दैट गिवन एनी लेफ्ट आर मॉड्यूल n, उसी किस्म की बात जो हमने पहले प्रोडक्ट में की थी, सच दैट गिवन एनी लेफ्ट आर मॉड्यूल n, और इस लेफ्ट आर मॉड्यूल से मतलब उसी किस्म की बात जैसे ऊपर है, इक्विप्ड विद मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स। अब ज़रा रिकॉल कीजिए, जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे और प्रोजेक्शंस थी, तो n चूँकि वहाँ प्रोजेक्शन यहाँ से जा रही थी तो हमने n से हमने प्रोजेक्शन ली थी। अब इस केस में चूँकि इंजेक्शन जो है ना वो हमारे M1 क्रॉस M2 की तरफ आ रही हैं, तो हमारे पास जो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म अब हम लेंगे वो मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म n की तरफ आ रही होंगी। तो M1 से लेकर, देखिए जैसे ये M1 से लेकर यहाँ आ रहा है ना, तो M1 से लेकर n तक और M2 से लेकर
n तक। देखिए जैसे ये थे, ये इनको हम F1 F2 कह लेते हैं, F1 F2। So such that given any left R module n equipped with module homomorphism with codomain n and domains M1 and M2। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ फिर मैं लिखता हूँ, या मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, में फिर डायग्राम से आपको समझा दूंगा। तो देन देयर एग्जिस्ट a unique map from M1 cross M2 to N, और इस मैप को आप F कह लीजिए, सच दैट, इसे हमने वहाँ पर हमने साई कहा था, सच दैट F composed with mu1 is equal to F1 and F composed with mu2 is equal to F2। और मैं डायग्राम आपको बनाकर समझाता हूँ कि हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए इस तरह से है कि दैट इज द डायग्राम, मैं ये लिख देता हूँ कि डायग्राम कम्यूट्स, और मैं आपको इसके माने समझा देता हूँ, अभी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो लेट्स बिगिन विद दैट कि हमारे पास M1 क्रॉस M2 जो है, ये M1 और M2 लेफ्ट आर मॉड्यूल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। वैसे इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं चाहता आपको कंफ्यूज करूं। तो ये वही M1 क्रॉस M2 है जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2। बाकी फ़र्क जो है ना वो इन चीज़ों से पड़ता है, अभी हम कर रहे थे। पिछली दफ़ा हमने M1 क्रॉस M2 ही लिया था, लेकिन हमने प्रोजेक्शंस ली थी और यूनिकनेस, हमने एक एग्जिस्टेंस ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, उसकी यूनिकनेस हमने इस्टेब्लिश की थी। तो वो काम करने के बाद वो M1 क्रॉस M2 जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया था। अब हम जो काम अब हम करेंगे उसी से मिलता जुलता है, लेकिन उससे ये अपोजिट साइड पे जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको याद होगा M1 क्रॉस M2 से प्रोजेक्शन, M1 क्रॉस M2 डोमेन थी और M1 M2 को डोमेन थे। इस केस में आपके पास M1 क्रॉस M2 जो है ना ये डोमेन है, और M1 क्रॉस M2 जो है ये को डोमेन है, और M1 M2 जो है ना ये डोमेन्स हैं आपकी। एरोज जो है ना आप समझिए कि रिवर्स ऑर्डर में हो जाते हैं इस केस में, यानी कि वहाँ पर M1 क्रॉस M2 से प्रोजेक्शन निकलती थी, यहाँ पर M1 क्रॉस M2 की तरफ वो मैप्स आते हैं जिन्हें हम इंजेक्शंस कह रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो जब हम इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लेंगे देन इट विल बिकम डायरेक्ट सम, और उसके लिए नोटेशन फिर हम ज़रा डिफरेंट कर लेंगे। सो एनीवे लेट्स कंप्लीट आवर कंस्ट्रक्शन। तो M1 क्रॉस M2 ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और M1 और ये जो M2 हैं, M1 से M1 क्रॉस M2 पर ये इंजेक्शन है, और M2 से लेकर M1 क्रॉस M2 तक ये इंजेक्शन है। देखिए प्रोडक्ट में एरोज यूँ जा रहे थे, और अब जो हम कर रहे हैं इसमें एरोज यूँ आ रहे हैं। वहाँ M1 क्रॉस M2 से जा रहे थे, यहाँ पर M1 क्रॉस M2 की तरफ आ रहे हैं। बस ये बात नोट कर लीजिए। और फिर कंडीशन हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई और लेफ़्ट आर मॉड्यूल N दे दिया जाए जिसके साथ इसी किस्म की सूरत हाल हो कि M1 से यहाँ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जा रहे हैं, तो वहाँ भी M1 और M2 से इसकी तरफ होमोमॉर्फिज्म आ रहे हों। आप ज़रा रिकॉल कीजिए प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, वहाँ पर N से मॉर्फिज्म जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ से भी जा रहे थे।
यहाँ चूँकि M1 M2 से इसकी तरफ आ रहे हैं तो M1 M2 से इसकी तरफ भी आ रहे हैं, तो इसे आप F1 कह लीजिए, इसे आप F2 कह लीजिए, इसे हमने μ1 कहा हुआ है, इसे हम μ2 कह रहे हैं। फिर कंडीशन ये है कि देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। इस बात को बड़ी तवज्जो से नोट कीजिए। F, इसे हमने वहाँ हमने साई कहा था, लेकिन नोट कीजिए वहाँ पर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म n से M1 क्रॉस M2 की तरफ गया था, यहाँ पर M1 क्रॉस M2 से n की तरफ आ रहा है। तो बहुत फ़र्क है, हर चीज़ जो है वो अब रिवर्स ऑर्डर में जा रही है। एरो जो हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो अब रिवर्स हो रही है। जो डोमेन्स थी वो को डोमेन बन रही हैं, जो को डोमेन्स थी वो डोमेन्स बन रही हैं। सो दैट इज दिस पर्टिकुलर डायग्राम कम्यूट्स, वो मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है। तो अब देखिए इसके यही माने बनते हैं कि अगर आप f को μ1 से कंपोज करें तो f1 बनेगा। देखिए f कंपोज विद μ1 इज f1 एंड देन f कंपोज विद μ2, f कंपोज विद μ2, ये f2 बनेगा। ये जो कंडीशन हमने लिखी थी पहले। तो दिस डायग्राम कम्यूट्स। So having said that, let's see how these things work. So let us see how such f is defined. तो हम इस f को हम डिफाइन करते हैं कि ये कंडीशन जो है ना ये सेटिस्फाई हो जाए। तो मैं यहाँ नंबरिंग दोबारा शुरू कर देता हूँ इस तरीके की कि वी डिफाइन अब देखिए हम M1 क्रॉस M2 के एलिमेंट पर हमने f को डिफाइन करना है। वी डिफाइन फॉर एनी, आप M1 क्रॉस M2 का कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, x1 x2 बिलोंगिंग टू M1 क्रॉस M2, तो इस पर हम f का इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ f ऑन x1 x2, इस पर हम f का इफेक्ट देखते हैं। तो f का इफेक्ट हम इस पर यूँ डिफाइन करेंगे कि आपको ज़रा गौर करना होगा कि ये जो M1 क्रॉस M2 है जिसका कि ये एलिमेंट है x1 x2, M1 से लेकर आपके पास μ1 जो है ये इंजेक्शन है जो x1 को यहाँ x1 0 पर लेकर आएगा। M2 से लेकर आपके पास ये इंजेक्शन μ2 है जो कि इसके किसी भी एलिमेंट, इस केस में एलिमेंट x2 है, x2 को 0x2 पर लेकर आए, 0x2 ऑर्डर पर यहाँ पर x1 0 ऑर्डर पर, ये हमने अभी डिफाइन की थी ये इंजेक्शन। तो ये हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि करेंगे हम यूँ कि ये जो x1 है इस x1 पर हम f1 का इफ़ेक्ट देख लेंगे। अब देखिए x1 जो है ना वो यहाँ का एलिमेंट है M1 का, M1, और M1 से लेकर n तक आपको मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म f1 दिया गया है। तो आप यूँ करें कि आप x1 चूँकि यहाँ का एलिमेंट है तो इस पर आप f1 को अप्लाई कर लें, ये हो गया। x2 जो है ना वो M2 का एलिमेंट है, तो इस पर f2 मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप x2 पर f2 अप्लाई कर लें, f2 x2। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये जो f1 x1 एलिमेंट है वो यहाँ से n के अंदर आ गया है, और f2 x2 एलिमेंट जो है ना वो यहाँ से, वो भी यहाँ से n के अंदर आ गया है, और n जो है वो लेफ्ट मॉड्यूल है जिसके अंदर एडिशन डिफाइंड है। तो आप फिर इन दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पर जमा कर दीजिए। सो दिस इज़ द वे वी डिफाइन f, और लेट्स सी व्हाट हैपन्स, सो दैट हम यूँ करते हैं कि f सर्कल μ1
ये जो एफ सर्कल म्यू वन है, इसका इफ़ेक्ट हम x1 पर देखते हैं। एफ सर्कल म्यू वन का इफ़ेक्ट हम x1 पर इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। अब एफ सर्कल म्यू वन देख लीजिए क्या